नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे नेट जेआरएफ 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट हिस्ट्री का। अभी तक आपने लगभग पार्ट 10 तक आपने फॉलो किया, देखा। आज पार्ट 11 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ताज पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्तोत्तर काल में, यानी गुप्त काल के बाद जो भी इतिहास रहा है या जो भी वंश रहे, जो भी सम्राट रहे, जो भी साम्राज्य रहे, शासक रहे, उनके बारे में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे नेट जेआरएफ में, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन तो लेकर आती हूँ, साथ ही आंसर के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर आपको पूरे एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाता है कि ये आंसर हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को फॉलो करते रहे। इसके बाद से यानी कि ये गुप्तोत्तर काल के समाप्त होने के बाद मैं अब आ जाऊंगी मध्यकाल में। मध्यकाल आप देखना ना भूलें, जो नया एक प्रकार से कहे कि ये प्राचीन हिस्ट्री समाप्त हुआ प्रीवियस ईयर का और मध्यकाल स्टार्ट होगा, तो आप जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही कुछ टॉपिक भी मैं लेकर आने वाली हूँ। बस आप चैनल को फॉलो करें, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ओके, अब इन सब बातों को मैं विराम लगाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। जून 2011 में क्वेश्चन जो पूछा गया है गुप्तोत्तर काल से, तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और एक बात बता दूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि गुप्तोत्तर काल, कुछ एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस भी कर दिया है, जो हो सकता है गुप्त के पहले का ही हो या गुप्त काल के बाद का भी हो। तो इसीलिए आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। अंतिम महान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय। हमें पता चला है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। बिल्कुल सही, इसमें ए सही है, आर भी सही है, और उसकी दोनों की व्याख्या करता है यार। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अब काल क्रम में इसको एक क्रम में लिखना है। श्रीहर्ष, माघ, भारवी, भट्टी। यानी सबसे पहले कौन सा ये लोग कवि हैं। भारवी कवि है, भट्टी है, तो सबसे पहले था माघ, माघ के बाद आया भारवी, उसके बाद से श्रीहर्ष, उसके बाद से भट्टी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। धर्मपाल, मिहिरभोज, महेंद्रपाल, वत्सराज। ओके, तो इसमें सबसे पहले कौन था? आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं। सबसे पहले इसमें आएगा, सबसे पहले धर्मपाल, उसके बाद से वत्सराज। वत्सराज किसके टाइम में था आप देखें। उसके बाद से मिहिरभोज, उसके बाद से महेंद्रपाल। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर होगा सी, 1 4 2 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। जैसे पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, शंकराचार्य, चंद्रबरदाई। यानी सबसे पहले इसमें कौन था? काल क्रम के अनुसार इसको सजाना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम ये इसमें देखेंगे प्राचीन काल का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद से आता है पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद से आता है शंकराचार्य आते हैं, उसके बाद से चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के समय में था, और शंकराचार्य तो पूर्व मध्यकाल में आते हैं, भक्ति आंदोलन के टाइम के हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सुमेलित करना है कौन किससे संबंधित है। तो आप तो यहाँ देख ही रहे हैं, नगर निर्माण शैली, श्रवणबेलगोला, तंत्रयान, महेंद्र वर्मन शैली। ओके, तो नगर निर्माण शैली जो है ये किससे संबंधित है?
उत्तरी भारत से। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, श्रवणबेलगोला जगह है वो कहाँ है? कर्नाटक। ये क्वेश्चन कल भी आया हुआ था कि श्रवणबेलगोला किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से, जिसमें हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म अपनाया था और उसने श्रवणबेलगोला में जाकर एक सलेखन पत्ती होता है, सलेखन पत्ती का मतलब हुआ कि भूखे प्यासे रहकर शरीर को त्याग करना, तो उसने सलेखन पत्ती को अपनाते हुए अपने शरीर का त्याग किया था और यह पत्ती जो था किससे संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। तो ओके, तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? दक्षिण में यानी कर्नाटक में स्थित है। तो ये किससे संबंधित है? बी का हो जाएगा 4। तंत्रयान, तंत्रयान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने बताया था कि बौद्ध धर्म सबसे पहले महायान और हीनयान में बढ़ता है, फिर आगे चलकर वो तंत्रयान में भी बढ़ जाता है, इसीलिए जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन भी होता है। तो ये होगा डी का हो जाएगा 2, पल्लव वंश। महेंद्र वर्मन शैली किस वंश से संबंधित है? ये है पल्लव वंश से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर होगा 5 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है भारतीय कथन, ये है भारतीय सामंत व्यवस्था ने कृषि उत्पादन को हतोत्साहित किया, कारण सामंती व्यवस्था इसकी विरोधी थी। नहीं, विरोधी तो नहीं थी, लेकिन हाँ अपने स्वार्थों के लिए इसका शोषण करती थी। तो ये जो है भारतीय सामंती व्यवस्था ने कृषि उत्पादन को हतोत्साहित किया, ये सही है, लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन है। और एक बात कि आप कथन कारण पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना आप अच्छे से समझ जाए, इसके लिए उस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी आपके लिए आवश्यक हो जाएगी। इस तरह का अगर क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी चैप्टर को जिससे ये रिलेटेड है आप अच्छे से उसको पढ़े हुए हो, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। नहीं, राज्य का विस्तार तो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो पुलकेशिन द्वितीय को हराया। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ये सही है, लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब जून 2009 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड से, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कथन कारण पर आधारित है। कथन है त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तरी भारत पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक संघर्ष था, यह अनिवार्य था। हाँ, ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ओके, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच में हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, पाल वंश था और गुर्जर प्रतिहार थे और एक राष्ट्रकूट था। मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, राष्ट्रकूट था शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कूट में कौन सा उचित है? निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। ओके, यानी कि इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन आता है। ओके, गंगा राज्य, अरब आक्रमण, महेंद्र पाल, होयसल शक्ति का उत्थान। तो सबसे पहले तो इसमें महेंद्र पल्लव वंश का था सकता है। उसके बाद से आता है अरब आक्रमण होता है, उसके बाद से गंगा राज्य, उसके बाद से होयसल शक्ति का उत्थान। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोधिसत्व, द्रविड़ निर्माण शैली, मिहिर कुल, चंदेल, ये किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें बताना ही नहीं है, 4 हो जाएगा बौद्ध धर्म। द्रविड़ निर्माण शैली आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हमने तो आपको खैर नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी कि जैसे मथुरा शैली या ये कहे मथुरा शैली न भी कहे तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली जो है कहाँ है? तो मैं संक्षेप में बताती हूँ। सबसे पहले नागर शैली उत्तर भारत, बेसर शैली यानी बेसर, आपने एक शब्द सुना होगा
बेसर अधवेसर करके एक शब्द आता है, तो उसी से आप याद रखिएगा। बेसर शैली नहीं ये उत्तरी भारत का है, नहीं दक्षिणी भारत का, यानी बीच का है, मध्य भाग का। तो मध्य भाग में आ गया बेसर शैली। उसके बाद से आया द्रविड़ शैली, यानी कि ये दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में था द्रविड़ निर्माण शैली। ओके, तो इसका बी का हो जाएगा 3। मिहिर कुल, मिहिर कुल इसमें किस से संबंधित है? तो हूण जाति जो थे उसका एक हूण जाति का था मिहिर कुल, शासक था। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? जेजाक भुक्ति। ओके, तो ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंजुमन कुलीन कनाकरम मिताक्षरा। ओके, ये सब क्या है, किससे संबंधित है? अंजुमन कुलीन कनाकरम मिताक्षरा। मिताक्षरा में तो उत्तराधिकार का उल्लेख है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4। 3 अंजुमन क्या है? संगठन है। अंजुमन कहा था संगठन को। कुलीन बहुविवाह करते थे। कनाकरम काश्तकार को कहा जाता था। मिताक्षरा उत्तराधिकार। मिताक्षरा जो ग्रंथ है उसमें उत्तराधिकारी संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। ओके, चलिए आपको क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा हो हमें ज़रूर बताएं। आपको ये बात सही है कि क्वेश्चन जिस पैटर्न से आप सीधे तरीके से याद कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उलट पलट के थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए आप घबराए नहीं, इसको देखें ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, वेनसंग ने पल्लव राजवंश के निम्नांकित किसके शासनकाल में कांची का भ्रमण किया? किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 13, भारवी, अश्वघोष, बारामिहिर, कलहन। अब उनकी पुस्तकों का नाम लिखा गया है, ग्रंथों का। ये लेखक हैं, तो कौन ग्रंथ किसका है? तो भारवी का ग्रंथ कौन सा है? कृतार्जुनियम भारवी की रचना है। अश्वघोष की रचना बोधचरित्र। बारामिहिर की रचना बृहत संहिता। कलहन का राजतरंगिणी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कथन ये है, मंदिर निर्माण में चोलों ने पल्लव परंपराओं का अनुसरण किया। उन्होंने पल्लव शैली का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य में अनेक एकाश्म मंदिरों का निर्माण किया। तो ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। उन्होंने एकाश्म मंदिरों का निर्माण नहीं किया। यह है कि उन्होंने दक्षिण यानी पल्लव वंश की परंपराओं को अनुसरण किया। कुछ छाप उनके मंदिर में भी मिलते हैं, लेकिन एकाश्म में। अब एक बात यहाँ आती है, तो इसका आंसर तो मैं बता दूँ आपको कि इसका आंसर होगा सी। ये सही है और आर गलत है। लेकिन चोलों ने एकाश्म पत्थर का एकाश्म मंदिर का अर्थ होता है एक ही पत्थर से निर्मित। दक्षिण में आप चले जाइए पल्लव वंश में, जैसे महाबलीपुरम कांची का जो मंदिर है, महाबलीपुरम का जो मंदिर, वो एक ही पत्थर से, यानी बड़ा सा चट्टान और उससे काट काट के एक ही पत्थर से मंदिर बनाए गए हैं। तो उसी को कहते हैं एकाश्म मंदिर। ओके, जो चोलों ने नहीं बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज द्वितीय, जयसिंह सिद्धराज, गोविंद चंद्र, गंगदेव। ओके, ये कब से कब तक इनका अवधि रहा है? तो पृथ्वीराज का आ जाएगा 1165 से 1169, 1165 टू 1169। जयसिंह सिद्धराज का रहा है 1094 टू 1153 BC। गोविंद चंद्र का 1110 से 1155। गंगदेव जो है
उनका टाइमिंग था 10:15 यानी 10:15 टू 10:41। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोई कौन थे? एक लेखक थे। बंगाल में सेन वंशीय निम्नांकित किस शासक का राजकवि था? तो वो धोई जो था लक्ष्मण सेन का राजकवि था। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नालंदा के ताम्रपत्र से हमें ज्ञात होता है कि पाल नरेश देवपाल ने सुवर्णद्वीप तथा यवद्वीप के शासक बालपुत्र के द्वारा नालंदा में निर्मित एक बौद्ध विहार में रख 5 ग्राम दान में दिए थे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है। नालंदा के एक ताम्रपत्र से हमें ज्ञात होता है कि पाल नरेश देवपाल ने सुवर्णद्वीप तथा यवद्वीप के शासक बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में निर्मित एक बौद्ध विहार के रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान में दिए थे। पाल नरेश मुख्यतः बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए सुविदित हैं। ठीक है, 17 बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही है इसमें, इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पल्लव ने गोदी बनाई। गोदी का मतलब आप समझते हैं? ये ऐसा नहीं कि जो बच्चों को खिलाते हैं गोद में रखे, ऐसा नहीं। गोदी का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह मतलब सी पोर्ट। इस बंदरगाह आप समझते हैं जो समुद्र किनारे जल मार्ग के द्वारा आयात निर्यात करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको गोदी कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं। तो पल्लव ने गोदी कहाँ बनाई थी? नागपट्टिनम में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपसड अभिलेख में उत्तर गुप्त राजाओं की वंशावली को क्रमबद्ध कीजिए। अच्छा, अपसड एक अभिलेख है जिसमें उत्तर गुप्त यानी गुप्त काल के बाद के जो राजा हुए उनको करना है क्रमबद्ध रूप में। तो क्रमबद्ध हो जाएगा कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि ये क्वेश्चन जो है गुप्त काल के बाद के जो गुप्तकालीन शासक हुए उनको ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन। चीन सम्राट ताइसुंग ने हर्षवर्धन के राज दरबार में कितने दूत भेजे थे? तो राज दरबार में 2 दूत भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 21। राजराज प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, पुष्यगुप्त, राजेंद्र चोल अभी किससे संबंधित है? श्रवणबेलगोला, बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम, सुदर्शनशील। ठीक है, तो राजराज प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित है? श्रवणबेलगोला, क्योंकि यही थे जिन्होंने श्रवणबेलगोला चले गए थे। पुष्यगुप्त किससे संबंधित है? इन्होंने सुदर्शनशील का मतलब मरम्मत कराया था। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा मैं देखूं। ए का 2143 21 ए का 23। ठीक है, हमने जो बताया एकदम बिल्कुल राइट है। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। शैलेंद्रों द्वारा निर्मित सर्वप्रसिद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? शैलेंद्रों द्वारा निर्मित सर्वप्रसिद्ध स्तूप निर्मित है बोरोबुदुर में स्थित है। एलोरा स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित हुआ था? एलोरा का कैलाश मंदिर, फटाफट आप दिमाग लगाइए, राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने कडारम का विजय अभियान किया था। उसकी अभिलाषा थी दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार हो। तो राजेंद्र प्रथम ने कडारम का विजय अभियान किया था, ये सही है, किंतु आर गलत है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, तो इसमें ये रहा आपका 24 क्वेश्चन, यानी टोटल इसमें 24 क्वेश्चन थे
नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर के 24 क्वेश्चन जिसको हमने एक्सप्लेन करके आपको बताया। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम जल्द से जल्द मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस आप चैनल को फॉलो करते रहें और साथ ही मैं कुछ टॉपिक पर भी लेकर आऊँगी, जैसे कि अगर मैं जस्ट इसके बाद अगर सल्तनत काल स्टार्ट करूँगी और सल्तनत काल में वैसे जो चैप्टर का जो मेन होता है, जैसे आपने सल्तनत काल के बारे में आप पढ़ेंगे, शासक के बारे में, उसके युद्धों के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे जो वीडियोज हैं मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। लेकिन मैं नेट और जेआरएफ के लिए स्पेशली 2020 के लिए बस ऐसे तथ्यों पर जो बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ही पढ़ना हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के बारे में ये सब पढ़ लेंगे, लेकिन उनके स्थापत्य कला के बारे में, उनकी चित्रकला के बारे में, उनके बुक के बारे में, उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ये सब थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। मैं वैसे टॉपिक लेकर आऊँगी, बस आप चैनल को फॉलो करें और देखते रहें और थोड़ा वेट करें। मैं जल्द से जल्द आऊँगी और इस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रहा है। आप इसको ज़रूर फॉलो कर लें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय।